हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी प्यारे साथियों का। उम्मीद आशा कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो जी हाँ, मैं राघवेंद्र सिंह आप सभी प्यारे दोस्तों का एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सभी को नाम राम राम है, राधे राधे है, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। जो जैसा है सभी को नमस्कार है। एक बार जल्दी से आ जाइए। और आज जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि हम वन शूट वीडियो में एक टॉपिक लेते हैं और उसे पूरा कंप्लीट कर देते हैं। ऐसा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ एक टॉपिक भारतीय संविधान का, जिसका नाम है भारतीय संविधान की अनुसूचियां, जिन्हें हम कहते हैं शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप सभी प्यारे दोस्तों को एक बात पता चल जानी चाहिए तुरंत कि शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप सभी प्यारे साथियों के लिए एग्जाम की दृष्टिकोण से एक प्रश्न तो लेकर के ही आता है, मिनिमम ही है। ये एक प्रश्न लेकर के आपके एग्जाम में आएगा, फिर इससे एसोसिएटेड कई प्रकार के क्वेश्चंस डेवलप होते हैं, कई प्रकार के क्वेश्चन जनरेट होते हैं, उन्हें आपको जानकारी होनी चाहिए। तो चलते हैं, सबसे पहले मोटिवेशन पर बढ़ेंगे। मोटिवेशन कह रहा है, समय बहरा है कभी किसी की नहीं सुनता, लेकिन अंधा नहीं है देखता सबको है। इसका मतलब बिल्कुल साफ हो गया मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथियों, कि अगर समय के साथ आप चल रहे हैं, समय के अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपका जो सिलेक्शन है, आपकी जो सफलता पाने का रेशियो है वो बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि आपको समय के साथ चलना ही पड़ेगा। पहले आप देखिए ना, पहले आप किस प्रकार से पढ़ते थे और आज आप वर्चुअल पढ़ रहे हैं, डिजिटलाइज पढ़ रहे हैं। पहले तो डिजिटल एजुकेशन नहीं हुआ करती थी, आज है। तो समय के साथ आपने बदला। पहले टेलीफोन हुआ करते थे, पूरे गांव में एक टेलीफोन हुआ करता था। तो जब किसी का फ़ोन आता था तो सब कहते थे लाओ मुझसे बात करा दो, लाओ मुझसे बात करा दो। आज सबके पास टेलीफोन है, सबके पास एक घर में कम से कम 5 फ़ोन मिलते हैं। मम्मी का अलग, पापा का अलग, भैया का अलग, आपका अलग, दादी दादा हुए तो उनका भी पता चला, एक छोटा वाला नोकिया लिए बैठे हैं अभी भी, है ना। तो ये सारी चीज़ें समय के साथ आपको बदल रही हैं, तो आपको बदलना चाहिए। आज हमारे जो टारगेट होंगे वो होंगे बेस्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, थ्योरी डिस्कस करेंगे, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आपको होमवर्क के रूप में दिए जाएंगे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा जिसे हम डील करेंगे आप सभी के साथ में। बेस्ट कॉन्सेप्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, कि अगर हम शेड्यूल की बात करते हैं, शेड्यूल, जी हाँ, शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं मेरे प्यारे साथी, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो आपको एक बात पता चल जानी चाहिए, एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं पहली बात आती है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का सिनेरियो क्या है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का क्या सिनेरियो है, उस पर हम चर्चा करेंगे। अगर मैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ, सबसे पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब मूल संविधान की बात करूँ, तो आप सभी प्यारे बच्चे जानते हैं कि मूल संविधान में जो अनुसूचियां थीं उनकी अगर मैं संख्या की बात करता हूं, टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल की बात करता हूं, तो याद रखिए टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल 8 हुआ करते थे। मूल संविधान कौन है? ये वही मूल संविधान है जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये वही मूल संविधान है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन या कोई संशोधन नहीं था। इसे मूल संविधान कहते हैं। समय के साथ में आपने देखा कि संविधान में परिवर्तन हुए, और परिवर्तन हुए तो वर्तमान स्थिति जो है प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं, प्रेजेंट
कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं तो जो शेड्यूल हैं, जो अनुसूचियां हैं, उनकी संख्या बदल चुकी है। उनकी संख्या 12 हो चुकी है। मतलब पहले 8 थी, अब 12 हो गई। इसका मतलब साफ हो गया कि 4 नई अनुसूचियों को भारतीय संविधान में स्थान दिया गया है। अब बात आती है 4 नई अनुसूचियां बनी, वर्तमान में 12 हैं। मूल संविधान 8 थी, 4 नई जोड़ी गई। अब प्रश्न ये होता है मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे दोस्त, कि सर भारतीय संविधान में जो पार्ट्स हैं, अक्सर लिखा देखते हैं हम लोग कि पार्ट्स हैं जिन्हें हम भाग कहते हैं। हम सर लिखा देखते हैं अनुच्छेद हैं जिन्हें हम और आप आर्टिकल कहते हैं। सर हम लिखा देखते हैं शेड्यूल, अनुसूची हैं। तो इसमें क्या सर अंतर है, क्या चीज़ें हैं? प्रश्न ये है मेरे दोस्त, जो पार्ट्स हैं इनमें जो भी बातें बताई गई हैं ये संक्षिप्त बातें हैं। यहाँ अनुच्छेद की बात करूं तो ये विस्तृत बातें हैं, विस्तार दिया गया है इनको। और अगर मैं शेड्यूल की बात करता हूं तो इसमें अतिरिक्त बातों को रखा गया है। संविधान की जो अतिरिक्त बातें हैं या अतिरिक्त फैक्ट्स हैं या अतिरिक्त कॉन्सेप्ट हैं या एडिशनल जो बातें हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, एडिशनल फैक्ट्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उनको यहाँ पर रखा गया है। उनको यहाँ पर रखा गया है। इस बात को याद रखिएगा। क्लियर? बढ़ेंगे आगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि शेड्यूल जो हैं वो 12 कौन कौन से शेड्यूल हैं, और फिर मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। पहला शेड्यूल आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर मेरे प्यारे दोस्त, पहली अनुसूची। क्या कहती है पहली अनुसूची? कहती है कंटेन्स द लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। कहने का मतलब है कि राज्यों की सूची क्या है, राज्यों की सूची, और उसी के साथ साथ में केंद्र शासित प्रदेशों की सूची क्या है। केंद्र शासित प्रदेशों की सूची क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो भारत में जो राज्य हैं उनकी संख्या 28 है और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी संख्या 8 है। अब एक बात और सुन लीजिए, जैसे मैं एग्जाम्पल दूं आपको। आप सभी बच्चे जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से, जी हाँ, उत्तर प्रदेश से काटकर उत्तराखंड बनाया गया। उसी ठीक तरीके से बिहार को काटकर झारखंड बनाया गया। उसी ठीक तरीके से मध्य प्रदेश को काटकर छत्तीसगढ़ बनाया गया। और उसी ठीक तरीके से अगर आपसे मैं बात करूं तो आंध्र प्रदेश को काटकर तेलंगाना बनाया गया। तो अगर ये काट के बनाए गए स्टेट हैं तो क्या इनके बाउंड्रीज में चेंजेस हुए होंगे? तो आप कहोगे बिल्कुल हुए होंगे सर। क्या सर इनकी बाउंड्रीज के अलावा इनके नामों में परिवर्तन हुआ? तो बिल्कुल हुआ। पहले आंध्र प्रदेश था, फिर कट करके तेलंगाना हो गया। पहले उत्तर प्रदेश था, कट करके उत्तराखंड हो गया। तो अल्टरेशन ऑफ नेम हुआ, अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री हुई, एरिया कम ज़्यादा हुआ। इस बिहाफ पर जो भी चेंजेस होते हैं वो अनुसूची 1 के आधार पर होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अनुसूची 1 को सूचित करते हुए चीज़ें अमेंडमेंट किए जाते हैं। क्लियर? तो अगर कभी कहे कि किसी राज्य को, निम्नलिखित में से किसी राज्य को काट करके नए राज्य को बनाना है,
तो किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा? तो अनुसूची 1 में संशोधन करना पड़ेगा, इस बात को याद रखेंगे। अनुसूची 2 क्या कहती है, शेड्यूल 2 क्या कहता है? देखो शेड्यूल 2 का जो रिलेशन है वो सैलरी एंड अलाउंसेस से होता है। किससे है? सैलरी एंड अलाउंसेस से होता है, इस बात को याद रखिएगा। किससे होता है मेरे प्यारे दोस्त? सैलरी एंड अलाउंसेस से होता है, इस बात को ध्यान रखें। किससे है? सैलरी और अलाउंसेस से है। अगर मैं इसकी बात करता हूं आप सभी से, तो इसमें किसकी किसकी सैलरी है, इस पर थोड़ा गौर फरमा लेते हैं। राष्ट्रपति की सैलरी है, देख पा रहे होंगे। राज्यों के राज्यपालों की सैलरी है। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, है ना। राज्यसभा के सभापति उपसभापति हैं। विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं। विधान परिषद के अध्यक्ष हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, और साथ ही साथ में सीएजी, इन सभी की सैलरी के बारे में चर्चा की गई है। अगर मैं आप सभी प्यारे बच्चों से बात कहूं, राष्ट्रपति को आप सभी लोग जानते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को जो सैलरी मिलती है वो 5 लाख रुपए प्रति माह होती है। उपराष्ट्रपति को जो सैलरी मिलती है वो उपराष्ट्रपति होने की नहीं मिलती, वो मिलती है राज्यसभा के सभापति होने की, 4 लाख रुपए प्रति माह मिलती है। राज्यों को राज्यपाल जो मिलते हैं या होते हैं राज्यों के राज्यपाल, उनको 3.5 लाख रुपए प्रति माह सैलरी मिलती है। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको 2.8 लाख रुपए प्रति माह सैलरी मिलती है। और जो अदर जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं, उनको बेटा 2.5 लाख रुपए प्रति माह सैलरी मिलती है। जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं उनको सैलरी 2.5 लाख रुपए प्रति माह मिलती है। जो अदर जजेस होते हैं, अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं, उनको सैलरी 2.25 लाख रुपए प्रति माह मिलती है। अगर मैं इसी तरीके से बात करूं CAG की, कैग की बात करूं, उनको सैलरी 2.5 लाख रुपए प्रति माह मिलती है। ये वो सैलरी स्ट्रक्चर है जो दिया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। अब अगर मैं बात करूं वहीं मेरे प्यारे दोस्त कि सर अनुसूची 3 क्या बताती है। अनुसूची 3 की अगर बात करते हैं तो अनुसूची 3 बताती है ओथ। ओथ का मतलब होता है शपथ। अगर मैं शपथ की बात करूं तो आप सभी लोग जानते हैं, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट की ले लेते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी, चीफ जस्टिस जो होते हैं वो भी जो इंडिया कहलाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहलाते हैं, वो भी शपथ लेते हैं। और अन्य जज जो होते हैं वो भी शपथ लेते हैं। कहोगे जी सर, हाई कोर्ट के भी जो जज होते हैं वो क्या लेते हैं, चाहे चीफ जस्टिस हो चाहे अन्य जज हो, शपथ लेते हैं। बोलो लेते हैं कि नहीं लेते हैं? राज्यों में आपने देखा होगा जो मुख्यमंत्री CM होते हैं शपथ लेते हैं। जो काउंसिल के मिनिस्टर्स होते हैं राज्यों की, वो भी शपथ लेते हैं, राज्यपाल दिलाता है। उसी ठीक तरीके से भारत के प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं और उनकी जो मंत्री परिषद काउंसिल होती है वो भी शपथ लेती है। यस और नो? लेकिन भारत के राष्ट्रपति की जो शपथ है, POI, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो शपथ है, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में बताई गई है। उसी प्रकार से भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं, अगर मैं उनकी शपथ की बात करता हूँ, वाइस प्रेसिडेंट की शपथ की बात करता हूँ, तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 69 में बताई गई है। इस बात को याद रखें। किसमें बताई गई है? अनुच्छेद 69 में बताई गई है, इस बात को ध्यान रखें। बोलो इतनी बात क्लियर है? अब बात आती है सर चौथी अनुसूची क्या कहती है। मेरे दोस्त चौथी अनुसूची कहती है कि जो राज्यसभा है उसे पहले राज्यों की परिषद कहते थे। इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। हालांकि इसे राज्यसभा 1954 में नाम दिया गया था। ठीक। अब राज्यसभा में जो सीटें हैं, कुल अधिकतम सीटें कितनी हैं? 250 सदस्य हो सकते हैं, तो 250 सीटें। वर्तमान में सदस्यों की संख्या 245। तो ये जो 250 सीटें हैं या ये 245 सदस्य जो आते हैं, ये अलग अलग राज्यों से आते हैं। तो यहाँ पर एलोकेशन ऑफ सीट्स है, सीटों का बंटवारा है। एलोकेशन ऑफ
सीट्स है, सीटों का बंटवारा है किसके बीच में, तो आप कहोगे राज्यों के बीच में। उत्तर प्रदेश के पास अलग नंबर है, बिहार के पास अलग नंबर है, इसी तरीके से झारखंड के पास अलग नंबर में सीटें हैं। पर पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं राज्यसभा की वो उत्तर प्रदेश में ही हैं। इस बात को आप याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में ही है, जिनकी संख्या 31 है। कितनी है? 31 है। बाकी एक एक सीटें भी हैं जो कि नागालैंड में है, सिक्किम में है, ठीक है, पुदुचेरी में है, गोवा में है। तो एक एक सीटें वाले भी हैं जो मिनिमम है। अब बात आती है अनुसूची 5 क्या कहती है। अनुसूची 5 कहती है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन संबंधी प्रावधान। मतलब कहने का जो शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब है, जो शेड्यूल एरिया है जहां आदिवासी रहते हैं और जो वहां पर रहने वाली जनजाति है, ट्राइब्स हैं, इनका एडमिनिस्ट्रेशन, और मेरे प्यारे दोस्त क्या, इनका कंट्रोल, इनका एडमिनिस्ट्रेशन और इनका कंट्रोल, ये दोनों ही चीजें पूरे देश की, संपूर्ण देश की संपूर्ण देश की जाति, आदिवासी जो है जनजाति है देश की, और शेड्यूल एरिया, वो यहाँ पर प्रोविजंस हैं। लेकिन क्या सर, किंतु परंतु आ गया तो कुछ ना कुछ तो झटका जरूर लगेगा आपको। किंतु परंतु क्या कहा गया है कि 4 राज्यों को पूर्वोत्तर के छोड़ दीजिए। पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य कौन कौन से, जो कि अनुसूची 5 के अंतर्गत हैं, तो वो भी शेड्यूल एरिया और ट्राइब्स, जिनमें असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और मिजोरम है। ये वो 4 राज्य हैं जिनका एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल दोनों ही अनुसूची 6 में बताया गया है। बाकी पूरे देश का जो सिनेरियो है शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड, उसको भारतीय संविधान की अनुसूची 5 में रखा गया है। और लेकिन इन 4 राज्यों की अगर मैं बात करूं, 7 सिस्टर्स के हिस्से भी हैं ये 4 राज्य, जो 7 बहनें पूर्वोत्तर भारत की हैं। उनमें अगर बात करूं मैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज की बात ये करता है। कहाँ कहाँ के? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अभी आपने देखा होगा जैसे मणिपुर में हिंसा चल रही है, उससे पहले मिजोरम में हिंसा हुई थी, बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया था। तो अक्सर यहाँ पर ये आदिवासी क्षेत्र ही हैं, मेजॉरिटी यहाँ पर आदिवासियों की है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ, इनके लिए विशेष बजटिंग है, इनके लिए विशेष बजट दिया जाता है, विशेष प्रावधान किए गए हैं। इस बात को आप जरूर याद रखें और इस बात को आप जरूर ध्यान रखें। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए। 7वीं अनुसूची की अगर मैं बात करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों से, जी हाँ, 7वीं अनुसूची की अगर मैं बात करूं तो आप सभी भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची देखते हैं। इसमें शक्तियों का बंटवारा है, और शक्तियों का बंटवारा जो है वो सेंटर और स्टेट के बीच में है। किसके आधार पर है? तो वो सूचियों के आधार पर है। ये वो 3 सूचियां हैं। तो यहां पर इसे आप दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, एलोकेशन ऑफ पावर, एलोकेशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। और ये बंटवारा जो है वो इन सूचियों के आधार पर है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जिन्हें इंग्लिश में हम यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और मेरे प्यारे साथियों कॉन्करेंट लिस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक। हालांकि इन बातों को भारतीय संविधान के भाग 11
और मेरे दोस्त भाग 12 अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर 245 से 293 के बीच इनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन एंड फाइनेंशियल रिलेशंस को डिफाइन किया गया है, या आप कह सकते हो बताया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है प्रशासनिक संबंध कैसे होंगे केंद्र और राज्य के, और दूसरा बताया गया है वित्तीय संबंध कैसे होंगे केंद्र और राज्य के बीच में। ठीक है, देखा होगा जब राज्य में कोई समस्या आती है तो केंद्र पैसा देता है, डेवलपमेंट के लिए पैसा देता है, विकास के लिए पैसा देता है। तो क्यों देता है, क्या कारण है, दैट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि ये कारण है, इन कारणों के चलते क्योंकि संबंध बरकरार रहने चाहिए, अच्छे रहने चाहिए, मधुर रहने चाहिए, तभी राज्य का विकास है। अदरवाइज फिर तो आप जानते ही हैं स्थिति बहुत नाजुक हो सकती है। अनुसूची 8 क्या कहती है? अनुसूची 8 कहती है कंटेन द लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस। साफ साफ कह रहा है भाषाएं या भाषाओं की सूची है। जो भारत का मूल संविधान था, जो 1950 में लागू हुआ था, उस मूल संविधान में जो भाषाएं थीं, मूल संविधान में भाषाओं की संख्या उन भाषाओं की संख्या मेरे प्यारे मित्र कितनी थी आपको पता है? मात्र और मात्र 14 थी। लेकिन वर्तमान संविधान में भाषाओं की जो संख्या है वो 22 हो चुकी है। मतलब ये बात साफ हो गई कि यहाँ से यहाँ आने में 8 नई भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी नई भाषाएं जोड़ी गई, मैं उन पर भी प्रकाश डाल देता हूँ। सिंधी को जोड़ा गया, नेपाली को जोड़ा गया, मणिपुरी को जोड़ा गया, कोंकणी को जोड़ा गया, ठीक है, बोडो को जोड़ा गया, डोगरी को जोड़ा गया, मैथिली को जोड़ा गया, संथाली को जोड़ा गया। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये 92वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली ये 71वें संविधान संशोधन के तहत, और सिंधी जो थी वो 21वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ी गई थी। इस बात को याद रखिएगा। अब बात आती है, ये वो 8 अनुसूचियां थीं जो हमारे मूल संविधान में थीं। अब वर्तमान संविधान में जो 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई मेरे दोस्त, वो कौन कौन सी हैं, उन पर हम चल रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं आप सभी को वो सारी चीजें क्लियर हो जाएं। चलिए, ये है पहली अनुसूची, जिसे हम कहते हैं 9वीं अनुसूची। कहोगे पहली क्यों? पहली इस आधार पर, ये पहली अनुसूची है जो संविधान में जोड़ी गई संशोधन के माध्यम से। 9वीं अनुसूची जिसमें लैंड रिफॉर्म्स पर काम किया गया, भूमि सुधार से संबंधित कानूनों को, अधिनियमों को, विनियमों को सत्यापन के प्रावधान से लाया गया। और ये काम किया गया था पहले संविधान संशोधन, जी हाँ, पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा। और जब भूमि सुधार की बात आती है तो इसमें लगभग 284
ऐसे लॉज बनाए गए, ऐसे रूल्स बनाए गए, रेगुलेशंस बनाए गए जिनके माध्यम से भारत में भूमि सुधार की बात कही गई। अगर मैं 10वीं अनुसूची की बात करूं, ये दूसरी अनुसूची है जिसे भारतीय संविधान में संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, तो इसे आप कहेंगे 52वां संविधान संशोधन। जी हाँ, 52 या 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसकी अगर मैं बात करूं, ये 1985 का है, इसे लाया गया। और जब इसे लाया गया मेरे प्यारे दोस्त, तो इसमें दल बदल कानून आया। क्या आया? दल बदल कानून, दल बदल कानून, जिसे हम और आप एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं। इस कानून को यहां पर प्रावधान किया गया और लाया गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 11वीं अनुसूची की, तो ये वो 11वीं अनुसूची है जिसे संविधान में शामिल किया गया एक संशोधन के माध्यम से, जिसमें पंचायत को बताया गया, क्या क्या दिया गया पंचायत को, उसकी पावर्स बताई गई, उसकी अथॉरिटी बताई गई, उसकी जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई गई क्या होंगी। साथ ही साथ में ध्यान रखिएगा, पंचायत की अगर मैं बात करूं, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस बात को याद रखिएगा, क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अब बात आती है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायतों को क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब अगर मैं वहीं बात करूं मेरे प्यारे साथी अनुसूची 12 की, इसमें भी पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बताया गया। किसकी? नगर पालिका, जी हाँ, म्युनिसिपैलिटीज की, म्युनिसिपैलिटीज की। और साथ ही साथ में म्युनिसिपैलिटी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। क्या किया गया? संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं, तो आपको मैं बता दूं 12वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची, इसे संवैधानिक दर्जा और जो ये पावर दी गई वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दी गई थी। हालांकि लागू ये 1993 में हुआ था, तो अगर कभी 1993 लिखा मिल जाए तो परेशान नहीं होइएगा। 24 अप्रैल को लागू हुआ था 1993 में। और वहीं अगर मैं म्युनिसिपैलिटी की बात करूं, तो इसे 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इस बात को आप सभी प्यारे दोस्त याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बहुत ही मतलब कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, आप कोई भी एग्जाम देने जाइए, ये प्रश्न आपके जितने भी एग्जाम हुए हैं, बिहार एसएससी सीजीएल हो, बिहार एसएससी सीएचएसएल हो, बिहार पुलिस दरोगा हो, बिहार पुलिस सिपाही हो, मदनसे सिपाही हो, या बिहार एसएससी सीजीएल हो जो आपका सेंट्रल लेवल का है, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, रेलवे हो, आपको ये सवाल कम से कम 10 बार मिला होगा। ये सवाल भी आपको 10 बार मिला होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो बाद में जोड़े गए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। इस बात को याद रखिएगा। क्लियर? तो जितने भी प्यारे साथी हैं इनको बात को समझ गए होंगे। अब बात करेंगे हम आप सभी प्यारे दोस्तों से कि अनुसूचियों से बना हुआ जो
एक क्वेश्चन है जो आप सभी को मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, इसका आंसर करिएगा। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? सिर्फ ये सवाल बताना है। 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं और 12वीं। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे, और मैं तो ये कहूँगा आप ये चारों ही बताएंगे कि कौन कौन से संशोधन के द्वारा इन चारों को शामिल किया गया, क्योंकि एक आंसर तो यहाँ पर है, ठीक है, इस क्वेश्चन का। तीनों ये किन संविधान संशोधनों के माध्यम से हमारे संविधान में शामिल किए गए और इन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। बाकी की मुलाकातें हम करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्त जो हैं लगातार जुड़े रहें, पढ़ते रहें, मौज करते रहें, है ना। और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में लगभग तय हैं, इस बात को आप जरूर ध्यान रखें। क्लियर? बाकी मुलाकात करते हैं। आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।